हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित क्वेश्चन, जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी वाले पार्ट का हिस्सा है और आपके सभी एग्जाम्स में उपयोगी होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है। इनमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें विचार करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है आईएएस 2018। तो 2018 में यूपीएससी के द्वारा आईएएस के पेपर के लिए क्वेश्चन पूछा गया। एक एक सेंटेंस पढ़ते जाइए, सही को आइडेंटिफाई कीजिए, गलत को नलीफाई कर दीजिए। पहला है कि यह श्रम व रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। पहला ही सेंटेंस गलत है। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय की नहीं है। इस योजना को बेसिकली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके मंत्री फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। तो इसलिए पहला सेंटेंस इसका गलत है। दूसरा सेंटेंस है, यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। इंग्लिश में अगर इसकी बात की जाए तो अलॉन्ग विद अदर्स इट ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी एटसेट्रा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिसमें सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है आप किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके साथ साथ आपको डिजिटल, जो आज का नया डिमांड है डिजिटल का, डिजिटल से संबंधित कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3 चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। इसका मतलब है हमारे नेशन में वर्क फोर्स की कमी तो नहीं है, लेबर फोर्स तो बहुत है हमारे पास, लेकिन स्किल्ड लेबर की संख्या कम है। तो ये एक तरह से उस कार्यबल को, उस वर्कफोर्स को जो अभी स्किल्ड नहीं है, उसको स्किल करके और देश की आवश्यकताओं के साथ में जोड़ेगी और देश में बेरोजगारी में भी कमी आएगी और देश में स्किल्ड लेबर की संख्या बढ़ने से प्रोडक्शन पहले की तुलना में बेहतर हो सकेगा। तो हमारे पास 3 में से 2 सेंटेंस सही हैं और एक गलत। सही ऑप्शन छांटिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो ये हो गया हमारा सही जवाब, यूपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएएस 2013 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है, इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंग्लिश में डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहलाता है, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहलाता है, छद्म बेरोजगारी भी कहलाता है। तो छद्म बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सारी एक ही बात है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इसका मीनिंग क्या है। पहला है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। The marginal productivity of the labor is zero, और लास्ट वन इज द लेबर हैज लो प्रोडक्टिविटी रेट। इनमें से सही ऑप्शन हमें छांटना है। देखिए, सबसे पहले हम प्रच्छन्न बेरोजगारी अगर समझ लें तब जाके हमें पता चलेगा कि सही ऑप्शन क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है बेरोजगारी की ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक आदमी काम पे लगा हुआ है, मतलब एक आदमी रोजगार में लगा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन उसके काम पे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर वो काम पे ना भी रहे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, वो काम पे आ जाता है तब भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। कहने का मतलब, अगर एक आदमी रोजगार में लगने के बाद भी प्रोडक्शन को ना बढ़ाए तो हम बोलते हैं कि ये तो छुपा हुआ बेरोजगार है, मतलब देखने में उसको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन काम वास्तव में नहीं कर रहा। इसका कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक खेत है, इस खेत के अंदर 4 बोरी गेहूं होता है। अगर इसके अंदर 3 लोग काम करते हैं तो इस खेत में 3 मजदूर काम करते हैं तो 4 बोरी गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन परिवार के 2 सदस्य और आ गए हेल्प करने के लिए, उन्होंने बोला हम भी काम करेंगे, तो अब लेबर फोर्स बढ़ गई और लेबर फोर्स बढ़ के हो गई 5, लेकिन आज भी प्रोडक्शन 4 का 4 ही है। मतलब इन 2 के आने से अतिरिक्त उत्पादन 0 हुआ। जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, एडिशनल प्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन बोलते हैं। इसका मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी वो परिस्थिति है जहां पे लेबर के बढ़ जाने से सीमांत उत्पादन 0 होता है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। अब ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ये रहा कि लेबर की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। इसका मतलब ये सही जवाब। अगर एक सही है तो बाकी सब गलत हो गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं जरा। क्वेश्चन बड़े लॉजिकल होते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन देखने में बड़े सीधे नजर आते हैं, लेकिन बहुत सीधे नहीं होते। जरा सी मिस्टेक की और आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने इसमें जो आंसर किया
वो ये किया क्योंकि सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं हम लोग कि प्रचंड बेरोजगारी क्या है, और नजर आता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी नीची है, नीची नहीं, लेबर की प्रोडक्टिविटी मार्जिनली देखी जाए तो शून्य है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेथड इज नॉट यूज्ड बाय एनएसएसओ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट इन इंडिया? इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस में पूछा गया, मेंस का एग्जाम 2005। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जब अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का मापन किया जाता है, तो क्वेश्चन पुराना है, उस समय एनएसएसओ बेरोजगारी का मापन किया करता था। एनएसएसओ इनमें से कौन सी विधि काम में नहीं लेता? तो 4 विधियां गिवन है, अगर 4 विधि गिवन है तो उसका मतलब है 3 विधि काम में आएंगी और 1 विधि काम में नहीं आएगी। देखिए, एनएसएसओ या सीएसओ कोई भी जो पुराने ज़माने में आंकड़े इकट्ठे करता था, तो आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सबसे पहले एक टाइम फ्रेम हमें फिक्स करना होता है, एक समय अवधि फिक्स करनी होती है कि कितने दिन के आंकड़े लेने हैं। वो जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग रेफरेंस पीरियड या रिकॉल पीरियड बोलते हैं। तो एनएसएसओ वाले जब बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनका जो रेफरेंस पीरियड या रिकॉल पीरियड होता है वो होता है 1 डे, मतलब आज का दिन। 1 डे के अलावा वो होता है 1 वीक, और इसके अलावा होता है 1 ईयर। तो ये तीनों ही फॉलो होते हैं, लेकिन मासिक दर पे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। तो इसमें जो गलत जवाब है वो है मासिक स्तर। तो सामान्य प्रमुख स्तर रहेगा, दैनिक स्तर भी रहेगा और साप्ताहिक भी रहेगा। ईयरली होता तो वो भी रहता, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। उसके बाद चलते हैं आगे। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्र करता है और कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स एंड पब्लिशेस द डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करेगा? एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले योजना आयोग। ये क्वेश्चन भी यूपी में मेंस में पूछा गया 2014 में। सबसे पहला योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। 2014 तक तो ये क्वेश्चन कुछ हद तक ऑप्शन ठीक थे इसके, लेकिन 2014 के बाद में योजना आयोग तो ऑप्शन हमेशा से खत्म ही हो गया, क्योंकि 2015 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। लेकिन अगर योजना आयोग होता तब भी योजना आयोग का काम भारत में 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना बनाना था, ना कि बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का काम बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करना नहीं, उनका काम होता है देश में केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया गया जो टैक्स होगा, उस टैक्स को स्टेट में और केंद्र में किस तरह से बांटा जाएगा वो फॉर्मूला बताना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमारे देश की बेरोजगारी से क्या वास्ता? वो पूरे विश्व की बेरोजगारी का, पूरे विश्व की परिस्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में थोड़ी बार बार बेरोजगारी का अध्ययन वो करेंगे। तो फाइनल जो हमारा सही आंसर था उस समय वो था एनएसएसओ। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में गवर्नमेंट ने एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसका नाम है एनएसओ। तो अब ये सारी जिम्मेदारियां एनएसओ की तरफ आ गई। ये बात भी आप जानते हैं कि ये दोनों कार्यालय एनएसएसओ और सीएसओ ये MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन काम किया करते थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? नीचे कुछ फैक्टर्स गिवन है, इन फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मतलब इनमें से 3 फैक्टर उत्तरदायी हैं बेरोजगारी बढ़ाने के लिए और एक नहीं है। ढूंढते हैं। सबसे पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, क्विक इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत रैपिडली बढ़ेगी, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो 100% साथ में बेरोजगारी लाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने की गति तेज है और रोजगार उतनी स्पीड से पैदा नहीं हो पा रहे, तो दोनों में मिसमैच या गैप आएगा और उस गैप की वजह से बेरोजगारी पैदा होगी। इसका मतलब ये जवाब तो सही है और हमें सही नहीं छांटना, हमें गलत छांटना है। दूसरा है कौशल का अभाव। कौशल का अभाव भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत के अंदर काम करने के लिए लोगों की कमी नहीं है और लोगों के लिए काम भी अवेलेबल हैं, लेकिन सेम टाइम पे 2 सिचुएशन हो रही है। एक तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं, काम करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिन पे पोस्ट खाली पड़ी हैं, काम करने के लिए आदमी नहीं है। दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हो सकती है क्योंकि जो नौकरी अवेलेबल है उसको करने के लिए एक विशेष रूप की स्किल या योग्यता चाहिए, और जो बेरोजगार बैठे हैं उनके पास वो योग्यता नहीं है। तो जब स्किल्स नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी को बढ़ाने में उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ अगला है जनशक्ति नियोजन का अभाव। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि
जो हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर को अगर ठीक से प्लान नहीं किया तो भी बेरोजगारी बढ़ाने में उत्तरदायी होता है। इसका जवाब होगा सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से आदमी बेरोजगार हो जाएगा, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो जवाब होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइसम क्या है? व्हाट इज ट्राइसम? ट्राइसम पूछा गया यूपी में 2014 में। देखिए, ट्राइसम बेसिकली ग्रामीण एरिया से संबंधित योजना है। ग्रामीण एरिया के अंदर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए ये योजना लाएगी, जिसका नाम ट्राइसम है। तो इसका संबंध औद्योगिक विकास से, शहरी विकास से या फिर सुरक्षात्मक तैयारियों से नहीं है। इट इज़ 100% रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, ये ग्रामीण विकास ओनली। हाँ, अगर इसके अंदर एक ऑप्शन होता कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, तो वो कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन होता। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, आईएएस 2016, अगेन यूपीएससी द्वारा आईएएस के पेपर में पूछा गया प्रश्न 2016 का प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अटल पेंशन स्कीम? अब इसमें से कुछ सही और कुछ गलत होंगे, एक एक हम पढ़ते जाएंगे, सही होगा तो सही मानेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। पहला है, यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। तो ये एक मिनिमम गारंटी स्कीम है, मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम है, जो मुख्य रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को लक्ष्य बनाता है। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में नॉर्मली पेंशन वगैरह के कोई प्रावधान नहीं होते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं तब तक तो कमाते हैं, लेकिन बाद में मेहनतकश लोग होते हैं, बाद में मेहनत करने के लिए शरीर साथ नहीं देता और बेरोजगार हो जाते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी सब स्टेक पे आ जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट उन्हीं के लिए ये स्कीम बेसिकली लाई। तो यूँ समझें एक बार को कि जैसे मान लीजिए कि कोई दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए असंगठित क्षेत्र है, कोई उसके लिए स्कीम नहीं है, ये स्कीम उसके लिए काम आएगी। अगर वो आज कंट्रीब्यूट करेगा तो रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, परिवार का एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये गलत है। परिवार में अगर एक से ज़्यादा सदस्य हैं तो हर सदस्य अलग अलग इस योजना का भागीदार बन सकता है, इसलिए ये जवाब गलत है। अगला क्वेश्चन है, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की राशि गारंटीड रहती है। अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो 60 ईयर्स के बाद में उस व्यक्ति को पेंशन स्टार्ट हो जाती है, बट इन केस उस व्यक्ति की डेथ हो जाए तो डेथ के बाद में वो पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में उसके परिवार के सदस्यों को, जीवन साथी को या जो उसका नॉमिनी है उसे मिलती रहेगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अब हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा पॉइंट नंबर 1 और 3, 1 और 3 ये दोनों सही हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। मनरेगा के बारे में हमें इसमें से ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किया गया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहले इसका नाम नरेगा और बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि 125 दिन के लिए नहीं, जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन के रोजगार की गारंटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना व काम के बदले अनाज योजना को इसमें सम्मिलित किया गया। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और यह योजना रोजगार पाने का कानूनी अधिकार के रूप में लागू की गई। ये भी ठीक है कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट का कानूनी हक दिया गया, और इसके लिए हम जानते हैं कि इसके लिए मनरेगा एक्ट भी पारित किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो अगर 3 सही हैं तो गलत स्टेटमेंट हमारे लिए हो गया बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। देखिए, इसके बारे में अगर सत्य कथन को पहचानना हो तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग और डील करते जाएंगे। पहला है, इसका शुभारंभ 16 अक्टूबर 2014 को किया गया। इसका क्रियान्वयन श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं आरंभ की गई। तो ये बिल्कुल ठीक हैं, सारे स्टेटमेंट्स के करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट कब इनेक्ट या कब पारित हुआ था? तो देखिए, ये एक ऐसा एक्ट है जो
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए बना है और ये एक्ट 2008 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो 2008 इसकी एनेक्टमेंट डेट या पारित होने की तिथि है। उसके बाद महात्मा गांधी, अच्छा ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में 2015 में पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब, गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? एमपीपीएससी 2016। सब आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में हमारे यहाँ भी रिपीट हो सकते हैं। तो कब पारित हुआ था ये तो आप सभी जानते हैं, 2005 में। तो इसका आंसर होगा 2005। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरएस एग्जाम 2007। तो आरएस में 2007 में प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है? देखिए उस टाइम पे ये कार्यक्रम 2005 में 2006 में तो आया, ये 2005 में एक्ट पारित हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं उस समय का ये ज्वलंत मुद्दा या कॉन्करेंट इशू रहा होगा। और उस समय क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य प्रोग्राम से अलग क्यों है? पहला है ये शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, ये गलत है क्योंकि इसका नाम ही ग्रामीण रोजगार है और ये सिर्फ गांव में ही लागू होता था, ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता था। हालांकि इसी की तर्ज पे अब की बार बजट में हमारे सीएम साहब के द्वारा एक और कार्यक्रम लागू किया गया है जिसका नाम शहरी क्षेत्र रोजगार कार्यक्रम रखा गया है। तो वहां पे शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी मिलती है, लेकिन उस समय इस योजना में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र शामिल होते थे। यह एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, ये गलत है। ये 200 डेज के रोजगार की गारंटी नहीं देता, 100 डेज के रोजगार की गारंटी देता था। और हमने पढ़ा था कि सूखा प्रभावित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में ये लिमिट जो है वो 150 डेज थी, बट 200 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं थी। उसके साथ रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, ये भी गलत है। रोजगार के आवेदन से 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर रोजगार देना होता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट है यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें रोजगार पाने का कानूनी हक लोगों को दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओकुन के नियम के अनुसार What does the ओकुन नियम या ओकुन रूल एक्सप्लेन्स, कि ओकुन का नियम क्या है? तो देखिए ओकुन एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और उस प्रिंसिपल में उन्होंने 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बताया, 2 चीज़ों में संबंध बताया। कौन कौन सी 2 चीज़ों में? एक तो उन्होंने बताया कि किसी भी देश की बेरोजगारी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, तो किसी भी चीज़ की बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट और उस देश की विकास दर जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट, इन दोनों के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, तो दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं। और उन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए कि ग्रोथ रेट अगर 1% भी ऊपर जाती है तो 1% ऊपर जाने से अनएम्प्लॉयमेंट 3% नीचे आएगी। दूसरी भाषा में जब देश का विकास होगा तो देश के विकास के कारण उत्पादन ज़्यादा होगा, रोजगार के नए साधन विकसित होंगे और रोजगार के नए साधन विकसित होने से बेरोजगारी दर धड़ाम से नीचे गिरेगी। तो दोनों विपरीत दिशा में ये चलते हैं। और अगर मान लीजिए कि ग्रोथ रेट नीचे आ रही है तो बेरोजगारी दर फिर बढ़ने लगेगी। तो इनमें से सही ऑप्शन ढूंढते हैं। विकास दर और बेरोजगारी दर में सकारात्मक संबंध होता है, गलत बात है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। बेरोजगारी दर और विकास दर एक दूसरे से तटस्थ होती हैं, नहीं, तटस्थ नहीं होती हैं। विकास दर में वृद्धि बेरोजगारी दर को बढ़ाती है, विकास दर में वृद्धि बेरोजगारी दर को नहीं बढ़ाएगी, घटाएगी। तो आंसर होगा डी, विकास दर और बेरोजगारी दर में नकारात्मक संबंध होता है। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ग्रोथ रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में सहभागिता दर को सुधारने में अक्षम हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज नॉट एबल टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन रेट इन द इकोनॉमी देन इट विल बी नोन एज रोजगार युक्त समृद्धि, उत्पादन विहीन, रोजगार विहीन और प्रौद्योगिकी विहीन। तो इसको हम लोग आंसर करेंगे सी, रोजगार विहीन समृद्धि। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ या ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है ये ऐसी सिचुएशन है जिससे जब हम आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में कंट्री का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, जीडीपी बढ़ी जा रही है, लेकिन बढ़े हुए जीडीपी के साथ भी देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा। देश के लोग आज भी बेरोजगार वैसे ही हैं या बेरोजगारी दर भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इंडिया इसका एक एग्जाम्पल है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि बताइए कि भारत का
जो ग्रोथ है वो रोजगार विहीन ग्रोथ है। और ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछने के लिए इस तरह की बातें कर लेता है कि इंडिया की जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। इसका मतलब भारत की वृद्धि रोजगार विहीन वृद्धि है, समीक्षा कीजिए। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया। अभी आप सबको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 में आया था, लेकिन 2015 की यहाँ पे दो डेट्स हैं, 2015 16 वाली दोनों डेट्स गलत, 2015 की दो डेट है, इनमें से सही छांटना है। तो देखिए, इस योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई थी 20 मार्च 2015 को, और इस योजना का शुभारंभ किया गया था 15 जुलाई 2015 को। तो क्योंकि क्वेश्चन कैबिनेट अप्रूवल का नहीं, शुभारंभ का है, स्टार्टिंग का है, तो सही आंसर होगा 15 जुलाई 2015। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। आने वाले समय में आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, और हमारे क्वेश्चंस का स्तर हमेशा एग्ज़ाम के लेवल या उससे ऊंचा ही रहेगा। टाइम पास क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। तो इतनी तल्लीनता से हमें सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।